मेरे दादाजी मिठाई बनाने का काम करते थे। जो भी कुंवारी लड़की मेरे दादाजी के हाथ की बनी मिठाई खाती, उसी माँ उसकी शादी हो जाती थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी और दादाजी मुझे उस मिठाई को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। एक दिन छुपकर मैंने वो मिठाई खा ली, लेकिन अगले ही दिन जो मेरे साथ हुआ, मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि अक्सर इंसान तभी हारता है जब उसके अपने ही धोखा देते हैं। कुछ लोगों की किस्मत में सिर्फ धोखा खाना और रुसवाई ही लिखी होती है। बदकिस्मती से मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ। किचन में खड़ी होकर मैं अपनी अधूरी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। कहने को मैं खाना बना रही थी, मगर मेरा ध्यान मैदान में बैठी लड़कियों की तरफ था, जो तकरीबन 21 या 22 साल की होंगी। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही वो हमारे गांव की लड़कियां मालूम हो रही थीं, बल्कि वो अपने पहनावे से शहर की अमीरजादी मालूम हो रही थीं। सब लड़कियां मैदान में बैठकर मेरे दादाजी का इंतजार कर रही थीं। कुछ देर बाद मेरे दादाजी अपने वफादार नौकर के साथ घर के अंदर दाखिल हुए और सीधा अपने कमरे में चले गए। अलबत्ता दादाजी का नौकर वहीं लड़कियों के पास खड़ा हो गया और उनसे कुछ बातें करने लगा। सबसे पहले आई लड़की दादाजी के नौकर के हाथ में कुछ थमाकर दादाजी के कमरे में चली गई। दादाजी के नौकर ने फौरन वो चीज़ अपने जेब में डाल ली। मैं गौर से हर दिन की तरह आज भी ये सारे मामलात का जायजा ले रही थी। दादाजी के नौकर की नज़रें मुझ पर ही थीं। वो जानता था कि मैं ये सब कुछ देख रही हूँ, इसलिए वहाँ से हटकर वो किचन में आ गया। मैं खुद को मसरूफ जाहिर करने के खातिर मैं तेज हाथों से बर्तन मांजने लगी। मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ बेगम साहिबा, जब लड़कियाँ रिश्तों के लिए साहब जी के लड्डू लेने आती हैं, आप उन पर नज़र मत रखा करें। अगर साहब जी को ये बात मालूम हुई तो वो आप और मुझसे नाराज हो जाएंगे और वो कहीं आपको एक कमरे में बंद न कर दें। नौकर ने नरम अंदाज में मुझे धमकाते हुए कहा। मेरी आंखें भर आईं। दादाजी को गैर लड़कियों की शादी की फिक्र सताती है। उनको शादी के लिए मिठाई देते हैं, मगर उनको अपनी पोती की जरा भी फिक्र नहीं। उनकी 28 साल की जवान पोती घर में मौजूद है, जिसकी उम्र आए दिन ज्यादा हो रही है, मगर मेरी जिम्मेदारी से वो आज़ाद हैं। मैंने नम आँखों से रोते हुए अंदाज में कहा और किचन में काम अधूरे छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा कमरा दादाजी के कमरे के साथ ही था। दादाजी ने कमरा अंदर से बंद कर रखा था। मैं कमरे में जाने के बजाय मैदान में उन लड़कियों के पास चली आई। मैं उनसे बातें करके ये जानना चाहती थी कि वो मेरे दादाजी को कैसे जानती हैं। तीसरे नंबर पर मौजूद लड़की काफ़ी उलझी और परेशान मालूम हो रही थी। मैं उसके सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई और उनसे नॉर्मल अंदाज में बातें शुरू कर दी। कुछ बात करने के बाद मैं काम की बात पर आई और उससे पूछा, आप कहाँ से आई हैं? अपने हुलिये से तो आप अच्छे घराने की मालूम हो रही हैं और इतनी उम्र भी नहीं है आपकी। फिर मेरे दादाजी से शादी के लिए मिठाई लेने क्यों आई हैं? ये सवाल पूछना मेरे लिए शोभा नहीं दे रहा था, मगर फिर भी मैं पूछ बैठी। कम उम्र में ही शादी कर लेनी चाहिए, और वैसे भी आपके दादाजी के हाथ की बनी मिठाई खाने से एक माह के अंदर ही शादी हो जाती है। लगता है आपने कभी अपने दादा की मिठाई नहीं खाई। वो लड़की शक्ल से परेशान लग रही थी, मगर उसकी सख्त बातें सुनकर मेरा दिल खौल उठा। वो मुझे शादी का ताना दे रही थी। मैं रोती हुई शक्ल बनाकर अपने कमरे में चली आई। मैंने आज सोच लिया था, अपने दादाजी से अपनी शादी की बात करके ही रहूंगी। बस सब लड़कियों के वापस जाने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब वो सब वापस चली गईं, तो मैं अपने दादाजी के कमरे में आई। वो अपने बेड पर पुरसुकून अंदाज में बैठे हुए थे। उनके सामने रखी मिठाई का डिब्बा खाली हो गया था। सिर्फ एक लड्डू ही बाकी था। मेरी नज़र उस लड्डू पर ही थी। मैं अपने दादाजी के पास बैठी और पहले उनका हाल चाल पूछा। मैं बातें उनसे कर रही थी, मगर मेरा ध्यान उस लड्डू पर ही था। मैं दादाजी से मिठाई के बारे में बात करने लगी। दादाजी, मुझे यहाँ तक याद है, अब्बा ने तो कभी मिठाई का कारोबार नहीं किया था और ना ही अब्बा ने ये बताया था कि दादाजी मिठाई बनाते हैं और कुंवारी लड़कियों को शादी के नाम पर मिठाई देकर उनकी शादी कर देते हैं।
ऐसी क्या खास बात होती है आपके हाथ की बनी मिठाई में, जिससे लड़कियों की शादी 1 महीने के अंदर ही हो जाती है? इस राज को आखिर मुझे भी बता दें। मैंने आज पहली मर्तबा दादाजी से उनकी मिठाई के बारे में सवाल पूछा था, इसलिए वो कुछ लम्हों तक खामोश रहे। फिर एक लंबी सांस लेने के बाद मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हारे अब्बा को कभी अपने कामों से ही फुर्सत नहीं मिली थी, तो वो अपने अब्बा पर क्या ध्यान देते। और रही मिठाई की बात, तुम्हें मालूम है हम खानदानी हलवाई हैं। अपनी जवानी में भी मैं यही मिठाई का काम करता रहा हूँ। फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो शर्म और खौफ के मारे मिठाई बनाने का काम छोड़ दिया था, और अब जब बूढ़ा हुआ तो पुराने डर भी खत्म हो गए, और अब मैंने अपना पुराना कारोबार फिर से शुरू कर दिया है। दादाजी ने मेरे आधे सवाल का जवाब दिया था, कुछ सवालों के जवाब देने अभी बाकी थे। मैं दोबारा सवाल कर कर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर मैं सच जानने का हक भी रखती थी, इसलिए हिम्मत जुटाकर उनसे दोबारा सवाल पूछा। दादाजी, मुझे आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आपकी मिठाई में ऐसा क्या खास होता है जिसकी वजह से लड़कियों की 1 महीने में ही शादी हो जाती है। मुझे तो आपकी इस मिठाई देने में कुछ भी हकीकत नहीं लगती। सच बताएं, राज क्या है? मैं दादाजी को अपनी बातों से उलझाते हुए बोली। मुझे लगा था उन पर इल्ज़ाम लगाऊंगी, वो जोश में आकर मुझे सब बता देंगे, मगर वो भी मेरे दादाजी थे। वो मुझसे कई कदम आगे थे और तेज दिमाग के थे। ये सब जानना आपके बस की बात नहीं है बेटी। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी भी मेरी मिठाई के इस राज को जानने में लगा दें, तब भी राज तक न पहुंच सकेंगी। दादाजी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। उनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ खतरनाक कर रहे हों, मगर वो शरीफ आदमी थे, फिर वो ऐसा क्यों कर रहे होंगे? मैं यही सब सोच रही थी। आखिरी लड्डू मेरे सामने अभी भी पड़ा हुआ था। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इस लड्डू को खाकर ही देख लूं। ऐसा क्या खास है इस लड्डू में जिसकी वजह से लड़कियों की शादी हो जाती है? मर्जी है आपकी दादाजी, आप भले ही मुझे ना बताएं, मैं खुद ही ये लड्डू खाकर देख लेती हूँ। ऐसा क्या खास है इस लड्डू में? मैंने दादाजी से कहा और जल्दी से प्लेट में रखा लड्डू उठा लिया। मैं वो खाने ही वाली थी, तभी अचानक दादाजी ने मेरे हाथ से वो लड्डू खींच लिया और सख्त अंदाज में मुझसे कहने लगे, आज तो आपने इस लड्डू को खाने का सोचा है, मगर आइंदा से इसे हाथ लगाने की गलती भी ना करना, वरना मेरा दूसरा रूप देखेंगी। आप अभी जाएं यहाँ से। दादाजी ने मुझे इस तरह से डांटा कि मेरी आंखें भर आईं। रोते हुए मैं अपने कमरे में चली आई और बेड पर उल्टा लेटकर फूट फूट कर रो पड़ी। ऊपर वाले की सिवा मेरा दर्द, मेरे आंसू देखने और कम करने वाला कोई नहीं था। मैं अकेले ही इस दर्द भरी जिंदगी को जी रही थी। कहने को तो मैं अपने घर में रहती हूँ, मगर ये घर मुझे घर कम कैद खाना ज्यादा लगता है। मैं आंखें मूंद कर रो रही थी जब मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर कोई नजर रखे हुए है। मैं अपनी आंखें खोली, मुझे सामने दीवार पर किसी का निशान दिखाई दिया। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो मुझे हैरत का झटका लगा, वहाँ किसी को ना पाकर। मैं अब शादी करके अपने पिया के घर जाना चाहती थी, मगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी करने वाला मेरी जिंदगी में कोई बड़ा नहीं था और मैं खुद से इतना अहम फैसला लेने की हिम्मत नहीं रख सकती थी। हजारों सोचों को सोच में रखकर मैं बेड पर सो गई। अगली सुबह मेरी आंख मिठाई की खुशबू से खुली। लगता है आज दादाजी घर पर ही मिठाई बना रहे हैं, मगर वो शादी की मिठाई ज्यादातर नौकर के घर पर ही तैयार करते हैं। मैंने अंदाजा लगाते हुए कहा और जल्दी से बिस्तर से निकलकर किचन में आ गई, ये देखने के लिए अब्बू शादी की मिठाई कैसे तैयार करते हैं। मेरे पहुंचने तक वो मिठाई बना चुके थे। अब उनका नौकर उसे दूसरे कमरे में ले जा रहा था। मैं भी उसके पीछे उस कमरे में आ गई। यहाँ तो मिठाई के डिब्बे तैयार पड़े थे और मिठाई के साथ कुछ और सामान भी था। मैं चोरी निगाहों से उस सामान की तरफ देखने लगी जब नौकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, लगता है कि मालिक की बातों का असर आप पर खत्म हो गया है, कहें तो दोबारा क्लास लगवा दूं। नौकर की बात सुनकर मैं उसे धमकाने की निगाहों से देखने लगी। वो मेरे दादाजी का बहुत वफादार था। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी किसी दिन, मैं उसे धमकाकर दूसरे कमरे में चली गई। दादाजी उस मिठाई वाले कमरे में चले गए। ये सोचकर मेरा दिमाग फट रहा था कि दादाजी मिठाई पर ऐसा कौन सा जादू करते हैं। मैं बहुत उलझी हुई थी।
अगर मैं घर पर रहती दीवार के साथ अपना सर फोड़ने की नौबत आ जाती। इसलिए अपने दिमाग को हल्का करने के लिए मैं अपने गांव की सैर करने लगी। हमारा गांव शहर के साथ ही था। सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर हमारा एक घर शहर में भी है, मगर दादाजी वहां रहना पसंद नहीं करते। मैं गांव की गलियों में बेमकसद घूम रही थी जब मेरी निगाह एक लड़की पर पड़ी। उसके आंसू ने मेरा ध्यान उसकी तरफ कर दिया। क्या हुआ आपको? क्यों रो रही हैं? सब ठीक तो है ना? मैं उसके पास खड़ी होकर परेशान अंदाज में पूछने लगी। कुछ नहीं हुआ है, मुझे मेरे हाल में छोड़ दें। उस लड़की ने मुझे बताने से इनकार कर दिया, मगर मैं सच जानना चाहती थी, इसलिए नरम लहजे में उससे उसका मसला पूछा। तो मुझसे अपनी परेशानी बता सकती हो, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मेरी बात सुनकर वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी और फिर अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगी। मेरी शादी नहीं हो रही है और उसकी छोटी 2 बहनों की शादी हो गई है, मगर मेरा कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा है। मेरे अब्बू को शराब पीने की आदत है, इसी वजह से घर का सब कुछ खत्म हो गया है। कोई भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं है। उसकी दास्तान सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे काम आ सकती है। मैं उसकी मदद से दादाजी की मिठाई का राज जान सकती हूँ। मेरे पास तुम्हारे मसले का हल है। तुम तो जानती होगी मेरे दादाजी की मिठाई के बारे में। जो लड़की उनकी मिठाई खाती है 1 माह में ब्याह कर अपने घर की हो जाती है। हाँ, सुना तो है, मगर मेरे अब्बा तुम्हारे दादाजी की उस मिठाई के सख्त खिलाफ हैं। उनका मानना है कि वो अपने फायदे के लिए कहीं वो लड़कियों को मिठाई न देते हों। अगर मिठाई खाने से शादी होती है तो ये ऑफर लड़कों के लिए क्यों नहीं है? उस लड़की के अब्बा की बात में दम तो था। मैं सच को झुठला नहीं सकती थी कि मेरे दादाजी सिर्फ लड़कियों को मिठाई क्यों देते हैं। इस हाल में उस लड़की से मिला मौका मैं अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसको समझाने लगी। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दादाजी कुछ गलत नहीं करते हैं। तुम एक बार खुद उनसे मिल लो, मगर ये बात मत बताना मैंने तुम्हें भेजा है। और जब तुम उनसे मिल लो तो मुझे आकर सब सच बता देना। तुम्हारे और दादाजी के बीच में क्या बात हुई है? हो सकता है बाकी लड़कियों की तरह भी तुम्हारा काम बन जाए। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं मान लेती हूँ। उसने हामी भर ली और मेरे कहने पर कल घर आने को मान गई। मैं घर चली आई। घर के गेट पर दादाजी का नौकर वो आगे बढ़ रहा था और नौकर उसे धक्का देकर घर में दाखिल होने से रोक रहा था। जब मैं जल्दी से उनके पास पहुंची, क्या हो रहा है? कौन है ये आदमी? मैंने नौकर से पूछा। आप ही मुझे साहब से मिलने दें, मुझे भी शादी की मिठाई लेनी है। नौकर के जवाब देने से पहले ही वो मुझसे गुजारिश करने लगा, जाने दो इसे दादाजी के पास। मैंने नौकर को हुक्म देते हुए कहा। उसने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया और कहने लगा, साहब मिठाई केवल लड़कियों को ही देते हैं, लड़कों को नहीं, इसलिए मैं नहीं जाने दे सकता। मेरे साथ भी वही मसला है जो लड़कियों का मसला है, इसलिए मुझे यकीन है साहब मुझे मना नहीं करेंगे। उस लड़के ने डटकर जवाब दिया तो मैं सदमे में आ गई। तुम कौन से मसले की बात कर रहे हो? मुझे भी बताओ। वो शायद काफ़ी बातों का राज जानता था, तभी तो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह गया था। बेगम साहिबा, आप अपने कमरे में जाएं, मैं इसे मिलवा देता हूँ साहिब से, नौकर ने डट कर कहा। वो शायद उस लड़के की बात से डर गया था। नौकर उसे दादाजी के पास ले गया और मैं अपने कमरे में आ गई। मैं आज सुकून की नींद सोने वाली थी, क्योंकि कल मैं भी मिठाई का राज जानने वाली थी। मुझे अब कल का इंतजार था। मैं सोने की कोशिश कर रही थी जब कानों में लड़के की चीख गूंजी। मैं घबरा कर उठी। मेरा दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगा। खौफ के मारे मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कमरे से बाहर निकलकर ये देख सकूं रात के वक्त कौन चीख रहा है। कहीं दादाजी तो नहीं चीख रहे, क्योंकि घर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। दादाजी रात होते ही नौकर को उसके घर वापस भेज देते हैं। मैं अपने दिल को मजबूत बनाकर दोबारा सोने के लिए लेट गई। अगली सुबह पुराना सूरज निकला था, मगर उम्मीद नहीं थी। मुझे उसका इंतजार था, वो कब आएगी। मेरा इंतजार खत्म हो गया। उस लड़की ने हमारी दहलीज पर कदम रखा। उसे देखकर मैंने सुख का लंबा सांस लिया और दादाजी के कमरे में गई। मैं उसकी वापसी की राह देखने लगी। 10 मिनट गुजर गए, लेकिन वो अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मुझे अजीब सा महसूस हुआ कि उसने इतनी देर क्यों लगा दी है। बहन, एक गिलास पानी पिला देंगी? एक लड़की ने कहा।
मैं उसके लिए पानी लेने के लिए किचन में गई। जब पानी का गिलास लेकर बाहर आई तो देखा दादाजी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वो पानी मांगने वाली लड़की भी गायब है। मैं तेज कदमों से दादाजी के कमरे में आई। वहाँ दूसरी लड़की भी मौजूद नहीं थी। मुझे सख्त हैरानी होने लगी कि आखिर बात क्या है। दोनों लड़की आखिर 5 मिनट में कहाँ गायब हो गई हैं। नौकर भी वहाँ पर नहीं था। मैं तेज कदमों से उस लड़की की घर की तरफ बढ़ी। मेरे कदम उसके घर से थोड़ा दूर रुक गए। मैं जो देख रही थी वो सच कैसे हो सकता है। नौकर चुपके से उस लड़की के साथ उसके घर में दाखिल हो रहा था। उसका क्या काम था भला वहाँ। मैं वापस घर आ गई। दादाजी अभी भी कुछ अपने काम में व्यस्त थे। लड्डू का डब्बा पड़ा हुआ था। मैंने धड़कते दिल से एक लड्डू चुरा लिया और भागकर अपने कमरे में आ गई कि ये लड्डू मेरी किस्मत बदल देगा, मेरी शादी हो जाएगी। मैंने खुशी से कहा और लड्डू खा लिया। दादाजी 2 तरह की मिठाई तैयार करते थे। एक मिठाई में सिर्फ 2 या 3 लड्डू हुआ करते थे। मैंने दूसरा वाला खाया था। मैं लड्डू खाकर सो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपना हाथ ऐसे शख्स के हाथ में पाया। इसे देखकर मेरी आंखों से आंसू का समंदर जारी हो गया। मेरे सामने वो खड़ा था जो 9 साल पहले मेरा मंगेतर था, मगर खानदानी दुश्मनी की वजह से वो मुझसे दूर हो गया था। मैं उसे कब का भुला चुकी थी, मगर उसे देखकर ऐसा लग रहा था मेरा दिल दर्द से फट जाएगा। मैं उससे हाथ छुड़वा कर दादाजी के कमरे में आ गई और उनके घुटनों के पास बैठकर रो पड़ी और बोली, दादाजी आपकी मिठाई ने असर कर दिखाया है। मेरा मंगेतर वापस लौट आया है। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़े और बोले, ये मेरे लड्डू का कमाल नहीं है बल्कि ऊपर वाली की जात का कमाल है। मैंने तो कुछ नहीं किया। रात को तुमने जो लड्डू चुराया वो नकली था। असली शादी का लड्डू तो यहाँ है जिसमें यतीम बच्चों की शादी होती है। वो मेरे रोते हुए चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोले और दूसरा लड्डू मुझे खाने को कहा। मैं जब वो लड्डू खाने लगी, लड्डू में मौजूद चीज देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। उसमें 10 लाख का चेक था। मैं सवालिया निगाहों से दादाजी का चेहरा देखने लगी और बोली, दादाजी आप लड्डू में पर्ची डालकर लड़कियों की शादी करवाते हैं, मगर ये सच आपने मुझसे छुपा कर रखा है। मैं आपको इस नेक काम से मना तो नहीं करती। मैंने उनसे शिकवा करते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है बेटी। मैं ये नहीं चाहता था कि ये सोचकर तुम्हारा दिल उदास हो कि मैं दूसरी बच्चों की फिक्र करता हूँ और अपनी सगी पोती की नहीं। मैं चाहता तो तुम्हारी शादी किसी भी शख्स से करवा देता, मगर तुमने अहमद के नाम पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है। सिर्फ इसी वजह से मैं उसे तुम्हारी जिंदगी में वापस लाने का ख्वाहिशमंद था। इसलिए मैं उससे मिला और उसके दिल की बात भी जानी और उसके माँ बाप को भी तुम दोनों की शादी के लिए राजी कर लिया। तुम्हें तोहफा देना चाहता था, इसलिए खामोश रहा। दादाजी की बात सुनकर मैं उनके सीने से लगकर रो पड़ी। वो दुनिया के सबसे अच्छे दादा हैं। कुछ दिन बाद मेरी और अहमद की शादी हो गई और हम दोनों ने मिलकर दादाजी के नेक काम को आगे बढ़ाया। उसकी शुरुआत मैंने उस लड़की की शादी से किया जिसे मैंने दादाजी से मिलने को कहा था। दौलत और मोहब्बत बांटने से बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग सस्पेंसफुल स्टोरी के साथ वापस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।